उसी तरीके से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स से जो छूट दी गई थी, वह भी एक क्रांतिकारी कदम अपने आप में आम आदमी को पहुंचाने के लिए किया गया, वो भी हम सबके सामने है। मैं सभापति जी आपके सामने बताना चाहता हूं इस हाउस को कि रिफॉर्म्स हमारा साधन है, साध्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सदा चलता रहेगा और इसीलिए रिफॉर्म्स एक्सप्रेस में अगर हम कहें तो हर तरीके से हमने कोशिश की है। जी राम जी, विकसित भारत, जी राम जी उसी का उदाहरण है। मैं आपके वक्तव्य कोट कर सकता हूं मनरेगा के बारे में। ये करप्शन का अड्डा है, ये भ्रष्टाचार है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा के बारे में स्पीचेस दी हैं, उनके वक्तव्य हैं। आप कहिएगा तो मैं ऑथेंटिकेट करके आपको वो सारे स्टेटमेंट्स आपको दिखा दूंगा। लेकिन उसका मॉडिफिकेशन हुआ और विकसित भारत जी राम जी बनकर के आया। 100 दिन के बदले 125 दिन की गारंटी और इसके साथ साथ लीकेज प्रूफ, करप्शन फ्री। और फिर भी मैं बोलता हूं कि हमेशा विकास की गुंजाइश है, हमेशा रिफॉर्म्स की गुंजाइश है। आगे भी जो रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता होगी वो करेंगे। किसके लिए करेंगे? क्योंकि शिफ्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम सर्वाइवल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट टू ग्रोथ ओरिएंटेड एम्पावरमेंट, और उसके लिए हम इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शांति बिल की बात करें अगर हम, तो वह भी क्लीन एनर्जी, अभी उस पर तो दुनिया बहस ही कर रही थी, लेकिन हमारे यहां अगली शताब्दी के लिए पावर सॉवरेंटी के लिए सुनिश्चित करने के लिए नए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से शांति अधिनियम में ये मात्र सुधार नहीं है, 2047 तक हम 100 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर पावर बना हुआ देश बनेंगे, इस बात के लिए हम सुनिश्चित करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिसका जिक्र अभी पीयूष गोयल जी ने अपने वक्तव्य में भी किया, और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि न्यूक्लियर एनर्जीज की हमको जरूरत पड़ेगी और उसको हम उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन सारी बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से एक इंगित किया जाता है कि विकसित भारत 247 तक पहुंचने के लिए आज 226 में क्या करना है और अगले 5 साल में क्या करना है, इसके रोड मैप को प्रतिबिंबित किया गया है। यह हमको समझ लेना चाहिए। अभी मैं इस सप्ताह को तो पिछले सप्ताह को मानूं तो एक तरीके से आर्थिक जगत में क्रांति पे क्रांति आती चली गई है। पहले वो यूरोपियन के यूनियन के साथ हमारा समझौता, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर क्रांतिकारी बजट और फिर इंडो यूएस डील, एक के बाद एक श्रृंखला में ये सब हमको देखने को मिला है। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2025-26 का आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने जिसको पेश किया, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में सामने आया है कि यह सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी है, सबसे तेजी से, जिसमें रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% दर्ज की गई और जिसमें सबसे कम इन्फ्लेशन यह भी दर्ज किया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत हेडलाइन इन्फ्लेशन was 1.7% ओनली। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो हम इधर उधर के कुछ उदाहरण लेकर के चर्चा करें, वो ठीक नहीं है। जब हम राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा करें तो हमें फैक्ट्स के साथ क्या देश कहां जा रहा है, किन पैरामीटर्स पर जा रहा है, इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने क्या कहा है, India can add 20% to the global growth this year. भारत ग्लोबल ग्रोथ में 20% का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, अपने से मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूं। हमारे नेताजी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मोदी जी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चीफ कह रहे हैं कि इंडिया कैन ऐड 20% टू द ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कह रहा है इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन शो एक्सेप्शनल ग्रोथ। एक्सेप्शनल ग्रोथ ये भी हम नहीं कह रहे हैं। अभी हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ,
ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ कोई दो देशों का ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं है, ये तिरुपुर के हमारे कारीगरों के लिए नई जान फूंकने वाला ट्रेड एग्रीमेंट है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। ये कानपुर में जो चमड़ा के कारीगर काम कर रहे हैं, उनके नए दरवाजे खोलने वाला एग्रीमेंट है। ये बेंगलोर में जो हमारे आईटी टेक के जो दिग्गज हैं, उनको 27 देशों में विश्व का दरवाजा खोलने का रास्ता है। ये हमको समझना चाहिए ये इकोनॉमिक फोरम क्या है, और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। और ये हमारे द्वारा नहीं कहा गया, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा कहा गया दैट इट इज मदर ऑफ ऑल डील्स। ये हमारे युवाओं को, लाखों लोगों को रोजगार देने की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। हम रोजगार 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 करते रहते हैं। जब हम रोजगार लेकर के आते हैं तो बोलते हैं होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट जो है, ये एक तरीके से हमें मध्य पूर्व में रणनीतिक ऊर्जा और व्यापार का एक कॉरिडोर के रूप में यह हासिल कर लिया गया है, और लिंक वेस्ट नीति को हमने और मजबूत की है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। उसी तरीके से इंडिया न्यूजीलैंड और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो लोगों को व्यापार में, यह हमारे किसानों के लिए लाभकारी है, यह हमारे उद्यमियों के लिए एक नई दिशा देगा, यह हमारे छात्रों के न्यू एवेन्यूज खोलेगा, यह हमारी महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के स्कोप देगा और एम्पावरमेंट करेगा, और यह हमारे इनोवेटर्स के लिए नई संभावनाओं को तलाशेगा। उसी तरीके से जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो भारत के आईटी सेवाओं को और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को लाभ पहुंचाएगा और उसको लाभ मिलेगा। डिजिटल विशेषज्ञता पर जोर देगा। उसी तरीके से हमारे प्रोफेशनल जो कंपनियां हैं, प्रोफेशनल्स को वह निश्चित रूप से वह वेस्ट में अपनी जगह देगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जयराम जी, एक नया फिर से मैं इम्पैक्ट लेकर के आया हूं, नया इम्पैक्ट लेके आया हूं। आई फॉर इंक्लूजन, M for medical security, P for prosperity of farmers, A for advancement of women, C for connectivity revolution, and T for transformation of economy in the manufacturing sector. हैं? इंडिया में आप जरा भारत को देखना तो शुरू करो। बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। तो जब मैं इम्पैक्ट की बात करता हूं तो उसमें इंक्लूजन को मैं बोलूंगा। तो इंक्लूजन की बात अगर मैं कहूंगा तो हम कहेंगे, आप कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाते हटाते आपने मिडिलमैन पैदा कर दिए और मिडिलमैन के माध्यम से भ्रष्टाचार पैदा किया। आप ही ने कहा था 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है। हमने तो नहीं कहा था, आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा था। और गरीबों के नाम पर वोट बैंक लिया, बैंक भी नेशनलाइज कर दिया, लेकिन गरीबों को बैंक में जाने का मौका नहीं दिया। वो जनधन खाता खोला तो नरेंद्र मोदी जी ने खोला, वो भी हमको याद रखना चाहिए। आपने वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल किया, न घर दिया, न पानी पीने की व्यवस्था की, न उनको चूल्हा में व्यवस्था की कि कोई ईंधन आ सके, और न ही शौचालय दिया। ये सारी व्यवस्थाएं मानवता का इंक्लूजन अगर उनको किसी ने समावेश किया तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और उनको डिग्निटी से रहने का सौभाग्य मिला। और डिग्निटी का मतलब डी फॉर डायरेक्ट, अब भैया मैं इंक्लूजन कर रहा हूं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कम शब्दों में दूरगामी प्रभाव को समझाने के लिए आप जैसों के लिए आवश्यक होता है डिग्निटी, डी फॉर डायरेक्ट,
I for immediate, G for genuine, N for no middleman, I for inclusive, T for transparent and Y for yours. आपके लिए डिग्निटी के साथ उसको हमने पहुंचाने का प्रयास किया और 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं और वो गरीबी की रेखा से निकल आए। हमने गरीबी हटाओ नहीं कहा, हमने कहा गरीब को एम्पावर करो और वो उनका सुदृढ़ीकरण करो। आपने हटाओ कहां भेजना था उनको? लोग इनको ही हटा दिया, उन्होंने आपको ही हटा दिया। 4 करोड़ हमने पक्के घर बनाए और भी 3 करोड़ और बनाने वाले हैं। उसी तरीके से 12 करोड़ लोगों को, 12.5 करोड़ लोगों को वाटर कनेक्शंस, 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शंस, सोशल सिक्योरिटी जो सिर्फ 25 करोड़ पीपल को मिलती थी, आज 95 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया और 6.75 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से ट्रांसफर हुए हैं। यह है ट्रांसपेरेंसी जो हमको समझनी चाहिए। मेडिकल सिक्योरिटी के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कही गई तो उन्होंने कहा कुछ बड़ा सोचो। हम लोग आयुष्मान भारत को लेकर के पीएम जन आरोग्य योजना को लेकर के हम गए। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज देश बन चुका है। सबसे बड़ा हेल्थ 62 करोड़ लोगों को, मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को हम आज 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवरेज देते। और जहां गरीब आदमी हॉस्पिटल के नाम से घबराता था, आज आयुष्मान कार्ड को लेकर के सीधे जाता है और सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराता है और नया जीवन जीता है। आप सबने भी देखा होगा, मैं यहाँ पर इसकी बार बार चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पुराने दिन आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं अंधेरे के दिन याद दिलाना चाहूंगा। आप भी, हम भी, सब प्रधानमंत्री राहत कोष के तरफ, मुख्यमंत्री राहत कोष के तरफ एप्लीकेशन लिखा करते थे, इनका बाईपास करा दो, इनको 1.5 लाख रुपए दिला दो, ये गरीब आदमी है, ये उधार में मर जाएगा, इसका कैंसर में इलाज करा दो, इसको 2 लाख रुपए दिला दो, इसको कीमोथेरेपी करा दो, ये नहीं गरीब आदमी, ये इसके जीवन समाप्त हो जाएगी। और बुजुर्ग गांव में क्या बोलता था, अरे मैंने तो अपना जीवन देख लिया है, अब छोड़ो, बच्चों की पढ़ाई करवाओ, मकान मत बेचो, घर मत बेचो, आप बच्चों को आगे बढ़ाओ, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, मैं ऐसे ही जी लूंगा। इस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत आज बुजुर्ग भी 75 साल का आयुष्मान कार्ड लेकर के खड़ा रहता है और बोलता है मेरे बारे में मोदी जी ने चिंता कर ली है, तुम घर को आगे बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है और लगभग 73 करोड़ आभा आईडी कार्ड्स भी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में जो 64.2% था वो घट करके 39.4% आ गया है। यानी पॉकेट से खर्च होने वाला एक्सपेंडिचर जो 64% था वो आज 39% पर आकर के खड़ा हुआ है। आज लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर से आम आदमी का इलाज, कैंसर डिटेक्ट होने के 30 दिन के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है और 90% लोगों का शुरू हो जाता है, ये लैंसेट की रिपोर्ट बताती है। तो यह मेडिकल सिक्योरिटी आम आदमी को देने का काम किया है। जहां तक प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स का सवाल है, 1.25 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ। कोरोना के तुरंत बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ। उस समय आप कहते थे डोल्स बांट दो, डोल्स बांट दो, डोल्स बांट दो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा डोल्स नहीं बांटेंगे, हम इनको एम्पावर करेंगे और 1,25,000 करोड़ रुपए 1,25,000 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए गए इनको एम्पावर करने के लिए। डायरेक्ट ट्रांसफर्स में फार्मर्स को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी अब
20 गुना बढ़ गई है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस लगभग 10,000 एक्टिवेट हो गए हैं और हम फिश में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मिल्क में आज ही हमारे राजेश रंजन जी ने हमारे ललन जी सिंह जी ने उन्होंने बताया कि मिल्क में हम नंबर 1 प्रोड्यूसर वर्ल्ड में हो गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो महिलाएं सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं है, अब वो लीडर्स बन गई हैं। 10 करोड़ वुमेन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बन गए हैं और 3 करोड़ और बनेंगी, उसकी भी तैयारी चल रही है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कनेक्टिविटी में हमारे पास इनलैंड वाटरवेज सिर्फ 5 थे, आज 100 हैं। उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन, मैं अश्विनी जी आपको बधाई देना चाहता हूं, आज 150 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और ये मात्र 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर ये 150 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। 1000 किलोमीटर्स के आसपास मेट्रो रेल्स बन चुकी हैं। वी आर द 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रोज नाउ। ऑलमोस्ट नाउ 100% रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। उसी तरीके से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हाईवेज, अंडरवेज, एलिवेटेड रोड, इसकी श्रृंखला लग गई है। और इसके साथ साथ अगर पहाड़ों की ऊंचाई में हमको याद करना हो तो चेनाब ब्रिज को याद कीजिए, और अगर समुद्र की गहराई को जानना हो तो पम्बन ब्रिज को याद कीजिए। नए नए कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं। जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी का काम है, बात है, हम मेड इन इंडिया से मेड फॉर वर्ल्ड की तरफ बढ़े हैं। अभी पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि हम मेड फॉर वर्ल्ड बनाने वाले हैं। स्मार्टफोन, आज 1 लाख करोड़ जो स्मार्टफोन है वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इंडिया से हो रहे हैं। उसी तरीके से मैं बार बार बोलता हूं, 10 years back we used to have phone made in China, made in Taiwan, made in Japan। आज हमारे पास जो भी स्मार्टफोन है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमारा 6 टाइम्स बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमने एक्सपोर्ट किए, लगभग 100 देशों को हमने एक्सपोर्ट किए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसी तरीके से डिफेंस का प्रोडक्शन हमारा 1.45 लाख करोड़ प्रोडक्शन हुआ है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारा 23,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है। तो इस तरीके से हमने एक कोशिश की कि हम विकास की ओर आगे बढ़े और उस लक्ष्य को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रतिलक्षित किया गया है। हम पूर्वोत्तर की बात भी करना चाहेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात भी करना चाहेंगे। वैसे भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें नॉर्थ ईस्ट पर पड़ती हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो विकास की किरणों से हमेशा वंचित थे। अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और मुख्य धारा में लाए और सूर्योदय सही मायने में होने लगा नॉर्थ ईस्ट का, तो वो अब होने लगा है, वो भी हमको समझना चाहिए। पहली बार बॉर्डर स्टेट मिजोरम, आइजॉल, दिल्ली आइजॉल ट्रेन की कनेक्टिविटी की गई है, ट्रेन से जोड़ा गया है। अश्विनी जी आपको भी बधाई, और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जिसको आप लोगों ने जमीन पर उतारा है, आज वो आइजॉल में हमारे, और कौन सी ट्रेन चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस, मिजोरम आइजॉल। ये सपना नहीं है तो और क्या है, जो साकार होते देखा है, हमने देखा है। नॉर्थ ईस्ट जाने के बारे में पूछो, कहां जाएंगे? आपको भी कर रहे सर, When you are talking, I will be looking at you only. Because he is talking, I am looking at that side. सभापति जी, आई स्टैंड करेक्टेड, उन्होंने जो कहा है मैं उसको फॉलो भी करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात पूछते थे तो पूछते थे एयरपोर्ट कहां है, रेलवे स्टेशन तो है नहीं, कहां उतरेंगे, कहां जाएंगे। आज आप देखिए, चाहे ईटानगर हो, चाहे अगरतला हो, चाहे बाकी सब जगह हो, सभी जगह वेल कनेक्टेड आज नॉर्थ ईस्ट है। और 11 वर्षों में रेलवे के कनेक्टिविटी के लिए 80,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में खर्च हुए। 11 वर्षों में 7,200 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ ओनली नॉर्थ ईस्ट। असम में विश्व का इलेक्ट्रिकल उत्पादों का लाइफलाइन वो भी बन जाएगा, उसकी भी तैयारी हो रही है।
अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो ईटानगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला गया है और उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी खोला गया है ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां अपना इलाज और उपचार करा सकें। अभी मैं सिक्योरिटी की बातचीत करना चाहता हूं। सिक्योरिटी के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने हमेशा हमारे ऊपर बुरी नजर रखी और जिनके साथ पिछली सरकारों ने काफी रियायत बरती, उसको सही मायने में सही जवाब दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने। और अगर तुमने उरी किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अगर तुमने पुलवामा किया तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और दोनों बार सुनिए, प्रधानमंत्री कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य नहीं दिया। उरी के बाद उन्होंने कहा था कि तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और पुलवामा के बाद उन्होंने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आगे समय का इंतजार करो, और वो उत्तर दिया था। और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में नहीं सिर्फ बॉर्डर के पास बल्कि घुस के मारने का काम भारत सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, और वो भी स्वदेशी हथियारों से, और उनको आतंकवादियों को के कैंप को, बेस कैंप को नष्ट किया गया। और साथ में सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वो भी किया गया। पहलगाम में अंजाम देने वाले आतंकवादियों को, उनको भी ऑपरेशन महादेव में उनको भी लिक्विडेट किया गया, उनको भी समाप्त किया गया। वो भी हम सबके सामने है। आज का भारत न्यू नॉर्मल के साथ खड़ा है, और न्यू नॉर्मल क्या है? न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना बंद करो, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है। दूसरा, आतंकवादियों को प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, उसको सरकार का ही एक्ट माना जाएगा। तीसरा, सीमा पर आतंकवाद को उचित जवाब मिलेगा, और आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, उस देश के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और इसके साथ साथ खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। तो ये एक नई सोच को प्रतिलक्षित करता है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। अभी चर्चा हो रही थी, आज सुबेरे प्रश्न भी था, नीरज कुमार जी ने प्रश्न पूछा था माओवादियों के बारे में। उधर से कुछ हल्के फुल्के मिजाज में ये भी कहा गया, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ का इंचार्ज रहा हूँ पूरे 6 साल। मैंने देखा है आपके एफर्ट्स और हमारे एफर्ट्स में क्या अंतर होता है। उस एफर्ट्स को हमको समझना चाहिए। आज माओवादियों का जो 126 जिलों में प्रभाव था, आज वो घट करके 3 जिलों तक सीमित हो गया है। इसको हमको समझना चाहिए। और लगभग 2000 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है, और उसका मूल कारण है नो टॉक्स विद टेरर। नो टॉक्स विद टेरर। उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार होगा जैसा व्यवहार उन्होंने आम जनता के साथ किया है। और इसी तरीके से आज हम माओवाद पर, और अभी हमारे राज्य मंत्री ने इस बारे में चर्चा करते हुए बताया भी है कि वो एक समय सीमा के तहत हम माओवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमने अपने कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व किया, और हम ये जो कॉलोनियल पीरियड था जिसको हम मैकॉले के नाम से जानते हैं, उस कॉलोनियल पीरियड से भी हम बाहर आने का एक बहुत ही साहसिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। सबसे पहले तो हमने रिक्लेम, जो भारत की चोरी हुई हमारी एंटीक्स थी, उन सब को वापस विरासत के साथ वापस लाने का, अपने विरासत की चीज़ों को, वो हम लोगों ने उसका एक भरपूर प्रयास किया है, और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। उसी तरीके से जो हमारी परंपराएं हैं उनको फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, और हम कॉलोनियल शेम में जीने के आदी नहीं हैं, हम नेशनल प्राइड के साथ जीने के आदी हैं। इस बात को भी हमने प्रतिबिंबित किया है। रिस्टोरेशन ऑफ
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर का निर्माण होना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्जागरण होना, महाकाल लोक को फिर से रेनोवेट करके उसको ठीक बनाना, ये सारी चीज़ें उस हमारी परंपराओं को जागृति लाने का एक प्रयास हुआ है। उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर जोर दिया गया है। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं पर का परिचय बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्लासिकल लैंग्वेजेस को बहुत सी भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को